वंदे मातरम, बहुत स्वागत है आप सभी का। खबर उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में विजिलेंस टीम का बड़ा एक्शन। आईएएस रामविलास यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बताएं, आय से ज्यादा संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। देहरादून, लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आईएएस पर 19 अप्रैल को मुकदमा दायर हुआ था, मुकदमा दर्ज हुआ था। आय से ज्यादा यानी आय से 500% ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। 30 जून को सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड हो रहे हैं रामविलास यादव, लेकिन उससे पहले इन पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ा एक्शन लिया गया है। तो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे रामविलास यादव, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में विजिलेंस टीम ने ये बड़ा एक्शन लिया है, ये बड़ी कार्रवाई की है। आईएएस रामविलास यादव पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अर्जित की गई संपत्ति, अवैध से ज्यादा, आय से ज्यादा संपत्ति जो अर्जित की गई थी उसको लेकर छापेमारी की गई है। विजिलेंस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। देहरादून, लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आईएएस पर 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि 30 जून को रिटायर्ड भी हो रहे हैं रामविलास यादव, लेकिन उससे पहले विजिलेंस टीम ने उत्तराखंड में ये बड़ी कार्रवाई की है। देहरादून और लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हो रही है। देहरादून और लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। और बड़ी जानकारी ये है कि आईएएस पर 19 अप्रैल को जो मामला है वो दर्ज हुआ था और उसके बाद ये बड़ा जांच पड़ताल के बाद, अब ये पूरे साक्ष्य जुटाने के बाद कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये छोटा मामला नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि आय से ज़्यादा, वो भी 500% से ज़्यादा आय से ज़्यादा संपत्ति अगर अर्जित की गई है और उसके बाद जो निर्माण कार्य किए गए हैं, अब उन पर किस तरीके से कार्रवाई होगी, क्या उन पर बुलडोजर चलेगा या फिर उन पर आगे क्या कार्रवाई होगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल जांच में अभी कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल की गई, साक्ष्य इकट्ठा किए गए, उसके बाद छापेमारी अब की गई है ईडी की तरफ से, विजिलेंस टीम की तरफ से। तो देहरादून, लखनऊ के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। आईएएस पर 19 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हुआ था और हालांकि 30 जून को वो रिटायर्ड भी होंगे। उपेंद्र राणा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी और अपडेट से वो हमें देंगे। उपेंद्र, उत्तराखंड में विजिलेंस टीम का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सुबह भी हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी थी, अभी क्या कुछ जांच में पाया गया है? छापेमारी के दौरान क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड विजिलेंस की टीम जो आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव, उनके खिलाफ जो है वो लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अलग अलग जगहों पर जो है, ठिकानों पर जो है वो छापेमारी जो की जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर में भी जिस प्रकार से छापेमारी की जा रही है। अभी हम जिस प्रकार से जो है जो आईएएस अधिकारी के जो सरकारी आवास है देहरादून में, यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर उत्तराखंड विजिलेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है, पूछताछ जो है यहाँ पर कर रही है। जो केयरटेकर हैं जो यहाँ पर, उनसे बातचीत कर रही है और आधा घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और अभी काफी समय से जो है विजिलेंस की टीमें जो है लगातार जो है पूछताछ करती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो है इन पर मुकदमा जो है वो 19 अप्रैल को जो है वो विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार जो है उन पर कार्रवाई की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी। और कई बार जो है विजिलेंस की टीम ने उनको छापेमारी की जा रही थी और जिस कई बार जो है विजिलेंस की टीम ने उनको जिस प्रकार से जो है बुलाया भी गया था कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूछताछ के लिए जो है विजिलेंस की टीम के सामने नहीं गए थे। उसके बाद आज जिस प्रकार से बड़ी कार्रवाई जो है उनके अलग अलग ठिकानों पर जो है वो की जा रही है। लखनऊ, गोरखपुर और देहरादून में भी जो है उत्तराखंड विजिलेंस की टीमें जो है वो पहुंची हुई है। यहाँ पर भी विजिलेंस की टीमें जो है, ये आप सामने जो ये आवास देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है विजिलेंस की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई है, यही वो सरकारी आवास है। हालांकि यहाँ पर जो है जो आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव, वो यहाँ पर नहीं है। वो बताया जा रहा है कि वो छुट्टी पर हैं और 30 जून को जो है वो सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। और उससे पहले जिस प्रकार की कार्रवाई उन पर की जा रही है आय से अधिक संपत्ति को लेकर, तो अभी वो छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन उन पर विजिलेंस की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है, कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही। जी बिल्कुल, आप मौके पर मौजूद हैं, उनके सरकारी आवास पर उपेंद्र आप पहुंचे हुए हैं और लगातार हम अपने दर्शकों को भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी कितनी देर से ये कार्रवाई चल रही है? आगे क्या लग रहा है, कितनी देर तक ये पूरी कार्रवाई चलेगी?
देखिए जो उत्तराखंड विजिलेंस की जो टीमें हैं आधा घंटे से ऊपर का समय हो चुका है और यहाँ पर जो विजिलेंस की टीमें हैं जो यहाँ पर पहुंची हुई है। हालांकि जो ये आवास आप देख रहे हैं यहाँ पर जो केयर टेकर हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनसे जो है विजिलेंस की टीमें जो है वो पूछताछ कर रही है। जो कागजात हैं उनको खंगालने की कोशिश जो है अंदर जो है वो किए जा रहे हैं। और हालांकि जो आईएएस अधिकारी हैं रामविलास यादव वो छुट्टी पर चल रहे हैं। हालांकि पूछताछ के लिए कई बार जो है उत्तराखंड विजिलेंस की टीमों के द्वारा जो है उसको बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो विजिलेंस की टीमों के सामने नहीं आए पूछताछ के लिए, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है वो आज की गई है। उत्तर प्रदेश में भी जो है ये कार्रवाई चल रही है और जो आईएएस अधिकारी का जो ये सरकारी आवास है यहाँ पर भी आईएएस कॉलोनी में जो है विजिलेंस की टीमें पहुंची हुई है और यहाँ पर जो है कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई जो है होती है। उत्तराखंड सरकार अभी क्या कुछ बड़ा एक्शन इन पर लेती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार से 2019 में वो यहाँ पर आए थे आईएएस अधिकारी समाज कल्याण के तौर पर जो है वो यहाँ पर आईएएस सचिव रहे हैं। उसके बाद जो है यूपी में भी वो विकास प्राधिकरण के सचिव रहे हैं। तमाम जगहों पर जो है काफी बड़े पदों पर जो है वो रहे हैं और ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से किस तरीके की बड़ी कार्रवाई उन पर की जाती है, किस तरीके का एक्शन वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उपेंद्र, ऐसी भी जानकारी है कि उन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे थे। क्या वो आरोप थे? और अगर आरोप लग रहे थे तो अब से पहले उन पर इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब से पहले इस तरह की छापेमारी क्यों नहीं हुई? देखिए बिल्कुल जो 2019 से पहले जिस प्रकार से ये बताया जा रहा है कि लखनऊ में विकास प्राधिकरण के में जो है वो सचिव पद पर रहे हैं, वहाँ पर भी कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे। उसके बाद 2019 में वो उत्तराखंड में आए, यहाँ पर जो है समाज कल्याण के रूप में जो है आईएएस अधिकारी के रूप में जो है यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ माना जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग में भी कई सारे बड़े घोटाले जो है वो उन्होंने किए। हालांकि उस समय कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, लेकिन जब यूपी के समय की जिस प्रकार से विकास प्राधिकरण में ये माना कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण में विभाग में उनका सबसे बड़ा जो है उन्होंने घोटाला वहां पर किया है। वहां की सरकार के द्वारा जब उस पर जांच बैठाई गई, वहां की पत्रावली जब उत्तराखंड सरकार को भेजा गया तो उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी एक्शन मोड पर नजर आई और शासन स्तर पर ने मंजूरी देते हुए जो है इन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए और लगातार उसके बाद से लगातार उन पर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। 19 अप्रैल को जो उन पर जो है कार्रवाई की गई, मुकदमा दर्ज किया गया और तब से जो है लगातार जांच जो है वो की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस की जो टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही थी और हालांकि कई बार उनको जो है बुलाया भी गया था, नोटिस विभाग की तरफ से, टीम की तरफ से उनको तलब भी किया गया। हालांकि वो गैर हाजिर रहे, वहां पर पहुंचे नहीं, मौजूद नहीं नजर आए। निश्चित तौर पर एक बड़े सचिव होने के कारण और कहीं ना कहीं उसके लिहाज से उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पूरा सहयोग करें, लेकिन उन्होंने वो सहयोग नहीं किया। निश्चित तौर पर एक बड़ी अनियमितता उनकी तरफ से बरती गई, एक बड़ी अनुशासनहीनता का परिचय उन्होंने दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जब 19 अप्रैल को विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था तो उसके बाद से लगातार जो है विजिलेंस की टीमें उन्हें जो है पूछताछ के लिए बुला रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उन्होंने कई बार जो है छुट्टी का बहाना बनाया और कई बार जो है वो पूछताछ के लिए जो है विजिलेंस की टीमें के पास जो है पूछताछ के लिए नहीं गए, उनके कार्यालय में नहीं गई। उसके बावजूद लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर उन पर कार्रवाई की जा रही थी, जाँच लगातार की जा रही थी। जो उनके रिश्तेदार है वहां पर भी जो है जो विजिलेंस की टीमें हैं वो लगातार पूछताछ कर रही है। और अभी जिस प्रकार से 30 जून को जो है उत्तराखंड में उन्होंने जो है वो सेवानिवृत्त हो रहे थे और उससे पहले इस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है वो की गई है। और हालांकि अलग अलग ठिकानों पर फिलहाल जो है विजिलेंस की टीमें जो है वो जांच में जुटी हुई है, वहां पर कार्रवाई करते हुए पूछताछ कर रही है। यहाँ पर भी जिस प्रकार से देहरादून में जो आईएएस कॉलोनी है, यहाँ पर सरकारी जो आवास है, कई महीनों से जिस प्रकार से वो यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन जैसे ही उन पर मुकदमा दर्ज होता है तो वो छुट्टी चले जाते हैं। और यहाँ पर भी जिस प्रकार से जो उनके जो केयर टेकर हैं, जो अन्य जो यहाँ पर जो रह रहे जो लोग हैं, उनसे विजिलेंस की टीम पूछताछ कर रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके की बड़ी कार्रवाई जो है उन पर की जाती है, उत्तराखंड सरकार किस तरीके से जो है आगे एक्शन उन पर लेती, क्या एक्शन लेती है। 2019 को ही विजिलेंस विभाग की तरफ से खुली छूट दी गई थी कि खुली जांच के आदेश विजिलेंस टीम ने लिए थे और उनको दिए गए थे।
निश्चित तौर पर 2019 से ये जांच चल रही है, शुरुआत से 9 जनवरी से, और अब तक जितनी भी चीजें सामने आई हैं क्या उन सब पर अब कार्रवाई होगी? और ऐसी भी जानकारी है, देखिए उपेंद्र, लखनऊ और देहरादून को अगर छोड़ दे तो उसके अलावा भी 6 जगहों पर और उन पर ठिकानों पर छापेमारी जारी है। क्या उन सब पर अभी हाल फिलहाल में कार्रवाई होगी या फिर आने वाले दिनों में वहां पर भी छापेमारी होगी? उसके बाद जो साक्ष्य इकट्ठे किए जाएंगे, जितने सबूत मिलेंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से जो बताया जा रहा है कि देहरादून, लखनऊ सहित 7 ठिकानों पर जो है ये छापेमारी जो है वो विजिलेंस की टीम के द्वारा जो है वो की जा रही है। अभी फिलहाल देहरादून की अगर बात की जाए तो आईएस कॉलोनी में जो है, जो यहाँ पर जो सरकारी आवास रामविलास यादव का है, यहाँ पर विजिलेंस की टीम जो है वो पहुंची हुई है। आधा घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है विजिलेंस की टीम बाहर नहीं आई है। लगातार वहाँ पर पूछताछ कर रही है, कागजों को खंगालने की कोशिश जरूर कर रही होगी। और साथ ही दूसरी ओर जिस प्रकार से लखनऊ में भी विजिलेंस की जो टीमें हैं वो वहां पर, उत्तराखंड विजिलेंस की टीमें वहां पर भी पहुंची हुई है, वहां पर भी छानबीन में जुटी हुई है, उनके घर पर जो है वो छानबीन कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि गोरखपुर में भी विजिलेंस की टीमें जो है वो पहुंची हुई है, और साथ ही उनके जो अन्य जो रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में, उन जगहों पर भी विजिलेंस की जो अलग अलग टीमें गठित की गई है, उनके द्वारा जो है वो पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से 500 से ज्यादा अधिक संपत्ति का, जिस प्रकार से आय की संपत्ति का आरोप जो है उन पर लगा है, उसके बाद से लगातार जो है विजिलेंस की टीमें पूछताछ कर रही थी कि आखिर क्या कारण है, कहां से जो है इतनी आय जो है उनके पास आई। उसके बाद जो है कोई जवाब जो है उनके द्वारा, जो चीजें सामने निकल कर आएंगी उनके आधार पर कार्रवाई होगी। 30 जून को वो रिटायर्ड भी हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस तरह का बड़ा खुलासा होना और इस तरह की जांच होना, निश्चित तौर पर अब आगे क्या कुछ फैसला होगा वो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी नजर लगातार इस खबर पर बनाकर रखिएगा उपेंद्र, और आगे भी आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट ने कुल 23 फैसले लिए हैं। मुख्य रूप से 14 जून से शुरू हो रही विधानसभा बजट सत्र के संबंध में कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई है। साथ ही साथ कई विभागों की संशोधित नियमावली पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। उत्तराखंड सरकार ने मुल्क की हिफाजत करते वक्त सर्वोच्च शौर्य का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के लिए सम्मान राशि में 5 गुना तक बढ़ोतरी भी कर दी है, और इसके साथ ही साथ राज्य के 63,000 करोड़ के वार्षिक बजट को मंजूरी दी है। सैनिकों को उनके शौर्य के लिए मिले मेडल के आधार पर राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से प्रस्तावित राशि को संशोधित करते हुए कैबिनेट की बैठक में राशि में अतिरिक्त इजाफा हुआ है, और ये इजाफा फिलहाल एक मुश्त दी जाने वाली सम्मान राशि में दिया गया है। सालाना दी जाने वाली राशि को फिलहाल यथावत रखा गया है, यानी जैसे कि तैसी वो राशि रहेगी। सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। गैलेंट्री अवार्ड के प्रोत्साहन राशि को किया गया दोगुना, और इसके अलावा 63,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा लगातार हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। उपेंद्र, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है कैबिनेट में ले जाने वाला, और क्योंकि राज्य के 63,000 करोड़ की वार्षिक बजट को मंजूरी भी दी गई है, कई अहम प्रस्तावों पर मंजूरी ली गई है इस कैबिनेट की बैठक में। बिल्कुल, कल देर रात तक जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक हुई थी, उसमें कई सारे अहम मुद्दों पर जो है प्रस्ताव पर जो है वो मोहर लगी है। उसमें लगभग 23 प्रस्ताव पर जो है वो मोहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा जो प्रस्ताव था वो ये था कि जिस प्रकार से जो बजट सत्र 14 जून से जो शुरू हो रहा है, उसमें वार्षिक बजट का जो बजट जो है वो तैयार किया गया है। उसमें 63,000 करोड़ का बजट जो है वो मंजूर किया गया है, क्योंकि इन्हीं
63,000 करोड़ में जो है इन साल भर में जो है राज्य के विकास को लेकर रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा, किस तरीके से काम करना है, राज्य सरकार किस तरीके से आगे काम करेगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है इन 63,000 करोड़ के बजट पर जो है वो काम करेगी। साथ ही जिस प्रकार से जो सिंचाई विभाग की जो मेट सेवा नियमावली थी उसको जो है एक बार फिर से जो है वो मंजूरी मिली है, क्योंकि पहले जिस प्रकार से जो है ये सिंचाई विभाग की जो मेट सेवा नियमावली थी उसको पहले फिलहाल जो है वो बंद किया गया था, लेकिन अब जो है धामी सरकार की ओर से जो है इसको फिर से जो है वो शुरू किया गया है। और साथ ही जो गैलेंट्री अवार्ड के जो प्रस्ताव जो प्रोत्साहन राशि है उसको भी जो है वो बढ़ाया गया है। इससे पहले जो है जो गैलेंट्री अवार्ड की जो राशि थी उसको बढ़ाने के को लेकर जो है लगातार जो है वो बातचीत की जा रही थी। लगातार कई बार जो है मुख्यमंत्री से भी कई लोग जो है सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग जो है इससे मिले थे। तो ऐसे में जो है सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि गैलेंट्री अवार्ड को लेकर जो है ये बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। साथ ही जिस प्रकार से जो हेल्थ के संविदा कर्मचारी जो कई दिनों से जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कई बार जो है वो सरकार से मुलाकात भी कर रहे थे, मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से लेकर तमाम जगहों पर उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था। वहां पर वो लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि हमें जो है हमारा जो कार्यकाल है उसको जो है वो बढ़ाया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लगातार मुख्यमंत्री आवास कूच से लेकर सचिवालय कूच और लंबे समय से दून अस्पताल में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। अब उनको जो है उनको अब मंजूरी मिल चुकी है, उनको सेटलमेंट जो है वो कर दिया गया है। और साथ ही वन टाइम सेटलमेंट को भी जो है वो आगे बढ़ाने की जो है को लेकर जो है प्रस्ताव को मंजूर, तो ऐसे कई सारे प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में जो है कल उनको मंजूरी मिली है। और जिस प्रकार से लगातार जो मांगे यहाँ पर जो उठ रही थी उन मांगों को देखते हुए जो है कई प्रस्ताव पर जो है मुहर लगी है। ठीक उपेंद्र, और देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सैनिकों की धरती उत्तराखंड को कहा जाता है और ऐसे में उनके लिए वार्षिक बजट में उनके लिए जिस तरीके से उनको राशि दी जाती है उसमें 5 गुना तक की बढ़ोतरी करना ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की कहे जाने लायक है। ठीक उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। वही खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की आन बान शान और राष्ट्र सेवा सुरक्षा को बल देने के लिए एक बार फिर से देहरादून में मौजूद भारतीय सैन्य अकादमी से विश्व स्तरीय कठिन और चुनौतीपूर्ण मिलिट्री ट्रेनिंग संपन्न कर शनिवार को 377 जेंटलमैन कैडेट्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इसी दौरान हर एक देशवासी को गर्व और शौर्य की अनुभूति कराने वाले अनुशासित जेंटलमैन कैडेट की पासिंग आउट परेड ने सबका मन मोह लिया। आईएमए में पासिंग आउट परेड समाप्त होते ही भारतीय सेना को 288 नए जाबाज योद्धा सैन्य ऑफिसर मिले हैं। आईएमए से पास आउट होकर मित्र देशों को भी 89 सैन्य अधिकारी प्राप्त हुए हैं और इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट और आसमान से पुष्प वर्षा के बीच 377 जेंटलमैन कैडेट्स ने अनुशासन की मिसाल देने वाले कदमताल परेड से जैसे ही ऐतिहासिक आईएमए चैटवुड बिल्डिंग का अंतिम पग पार किया, वैसे ही उनके माता पिता और अभिभावकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस बार की आईएमए के पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर साउथ वेस्टर्न कमांड एंड ने परेड की सलामी ली और उन्होंने सभी पास आउट अधिकारियों को राष्ट्र सेवा और भारत माता के शौर्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं इस बार भी आईएमए से देश भर के पास आउट होने वाले नए सैन्य अधिकारियों में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है और प्रदेश मूल के आईएमए से 33 कैडेट्स पास आउट होकर ऑफिसर बने हैं, जबकि पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहां से 50 सैन्य अधिकारी बने हैं। साल 2022 की इस ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड संपन्न होते ही अपने 90 साल के गौरवशाली इतिहास में आईएमए अब तक 63,768 युवा सैन्य अफसर तैयार करने का रिकॉर्ड दर्ज करा चुका है। ये जो आज पासिंग आउट कोर्स और ये उनके जो पेरेंट्स हैं और उनसे जो भी एसोसिएटेड इंस्ट्रक्शन और स्टाफ है यहाँ पे आईएमए में, ये उन सब के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण का दिन है। आज 377 जेंटलमैन कैडेट्स जो पासिंग आउट कोर्स के पास आउट हुए, जिसमें कि 281 इंडियन जेंटलमैन कैडेट्स हैं और बाकी 89 फॉरेन कैडेट्स हैं। तो सभी के लिए एक ये बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कड़े परिश्रम और कड़ी मेहनत के बाद, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद, जो लोग एनडीएस से आए हैं, कुछ एसीसी से आए हैं, तो काफ़ी परिश्रम के बाद उनके लिए आज ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण दिन है, जब इनका ये एक फॉर्मल लैंड हुआ है ट्रेनिंग का। और आज ये
एक भारतीय सेना के और अपनी अपनी सेनाओं के अफसर बन गए हैं। में उनके जो पेरेंट हैं और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आए हैं, वो उनको पिप करेंगे, वो उनको कंधे पे सितारे लगाएंगे, जो उनको एक जहाँ से वो लेफ्टिनेंट बनेंगे, अभी तक वो जेंटलमैन कैडेट से, अभी उनके नाम के साथ लेफ्टिनेंट लग जाएगा। अभी तक तो आपने देखा था कोविड का जो चल रहा था उसके तहत काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थे, बट हमारी ट्रेनिंग और परेड में कभी कोई बदलाव नहीं आया था। एंड इस साल भी हमारी परेड पूरी जोशो जुनून से चलाई गई है। 377 कैडेट पास आउट हुए हैं, जिसमें से 288 भारतीय कैडेट हैं और 89 हमारे फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स हैं फ्रॉम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। नहीं, ऐसे कुछ बदलाव नहीं हुए हैं, कवरेज सेम ही रूप से करी गई है। आप सब यहाँ आए हैं, आप सब ने परेड को निरीक्षण किया है एंड आपने देखा ही आपके सामने कि कैसे परेड पूरे जोश जुनून से करी गई है। एसी से रिटायरमेंट हूँ और 32 साल देश की सेवा की है। अभी बेटा आज सेकंड पीढ़ी हमारी देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ी खुशी की बात है कि अब बेटा सेवा करेगा देश की। परिवार से ही सीख मिली है कि कम से कम बेटा भी बाप के उसमें आदर्श में चला है, तो इसलिए काफ़ी उसने मेहनत की, कड़ी मेहनत की उसने और काफ़ी मेहनत की, आज सक्सेस हो गया। बहुत ही गर्व की बात है, आज मेरा बेटा इस शिखर पर पहुंचा है और उसकी कड़ी मेहनत और लगन आज सफल हो गया और हम लोग बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। देश के लिए हम अपने बेटे को एक तरह से सुपुर्द कर दिए देश को। बहुत 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 गर्व महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। और वहीं प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान शहरी विकास मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे सड़क निर्माण कार्यों पर असंतोष जताते हुए कार्यदायी संस्था और अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा आगे कि आम जनमानस को स्मार्ट सिटी के कार्यों से किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि जनता का हित सर्वोपरि है। जल्द ही हम किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचने का प्रयास करेंगे ताकि इन विकास कार्यों का लाभ जल्द से जल्द यहां की जनता को मिल सके। जिस प्रकार से हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी की मार्गों के निर्माण के काम चल रहे थे, पिछले दिनों भी मैंने समीक्षा बैठक की थी और उसमें बहुत ज़्यादा संतोषजनक काम नहीं हुआ, ऐसा हम सबके सामने विषय आया था। तो आज मैंने जो कार्यदायी संस्था है ब्रिज एंड रूफ लिमिटेड, इनके अधिकारियों को और अपने जो परियोजना से संबंधित हमारे अधिकारीगण हैं उनसे बैठ के बातचीत की है और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा कि जनता क्यों परेशान हो, जनता क्यों प्रभावित हो। जिस प्रकार से काम बहुत ढीला चल रहा है, लेट चल रहा है, संतोषजनक नहीं चल रहा है, तो मैंने इनसे दोनों से चर्चा की है और मुझे लगता है कि दोबारा फिर इनके साथ मैं बैठने वाला हूँ और निश्चित रूप से हम किसी निर्णायक स्थिति में पहुँचेंगे। और चलिए फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा बाकी खबरों के लिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।